माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 261। सर, क्वेश्चन नंबर 261। माननीय मंत्री महोदय, सर जवाब बदल कर रखा हुआ है। सर ये Sir, 1 minute. 1 minute. The leader may be allowed to. Sir, leader may be allowed to make a submission. Sir, the leader may. Sir, 1 second. Sir, I have two important supplementary questions. But unfortunately, when the House is not in order, how can I ask? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी रोड के लिए तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है सर कि प्रत्येक साल 1.5 लाख से ऊपर मौतें इस देश में होती हैं रोड एक्सीडेंट के कारण, और सरकार ने। माननीय सदस्यगण, अगर आप सीट पर जाएंगे तो 12 बजे बाद आपको मौका मिलेगा, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। जा रहे हैं? नो। निशिकांत जी। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख मौतें इस देश में होती हैं, और सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक कार में कम से कम 6 एयर बैग जो है वो लगे होने चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट के बाद हम उनकी जान बचा पाएं। और इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो अक्टूबर 2022 है, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। ये अगस्त का महीना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये कब तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिससे कि एयरबैग की पॉलिसी लागू हो जाएगी और लोगों की जान बच जाएगी। माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, बेल में खड़े होकर आसन से बात करोगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए, बेल खड़ो आसन वाले। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय सभापति महोदय, ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि विशेष रूप से 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। और सम्माननीय सदस्य ने जो कहा है, अभी फिलहाल 2 एयरबैग ऑलरेडी कंपलसरी है। पीछे बैठने वाले लोगों को एयरबैग नहीं है, और इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा है कि एयरबैग की कीमत केवल 800 रुपये आती है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयरबैग होगी और लोगों की जान बचाएंगे। इसके बारे में ये प्रस्ताव विचाराधीन है। जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। श्रीमती बंगा विश्वनाथम। Thank you, sir. Sir, the Ministry of Heavy Industries has invited proposal to build and operate public electrical vehicle charging infrastructure on express highways and national highways under FAME India scheme phase 2. I would like to request the minister state the detailed progress and made in respect of other such measures government taking proposal. Sir, constant supply of chain disrupting the continue one of the biggest obstacle coming from Indian EV manufacturers. The Indian manufacturers are struggling to south lithium EO batteries, which are largely imported from China, South Korea and Taiwan. While the price of batteries, lithium carbonate, a key input, have gone up 400% year on year. I would like to request the minister from this, sir. One request from my state, sir, from state of Andhra Pradesh. Request has sent to you, sir. I convey my thanks to Honorable Minister. The proposal for Tirupati is sanctioned, but Kakinada and Rajahmundry not yet sanctioned. I request the Honorable Minister from all our people from Kakinada and Rajahmundry, please sanction the electrical vehicles to these districts. Thank you, sir. सम्माननीय सभापति महोदय, ये बात सच है कि इलेक्ट्रिक के व्हीकल की डिमांड बहुत बढ़ रही है। ओवरऑल ईवी स्केल में 335%,
इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में 660%, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में 150%, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर में 300% और इलेक्ट्रिक बसेस में 30%। अभी इतना ही नहीं तो एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ईवी कार 8 से 10 महीना हो गया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि बड़े प्रमाण पर ये सेल बढ़ रहा है और ये 10 मिलियन ईवी हम लोग 2030 तक आएगी, जो हमारे देश का इंपोर्ट भी कम करेगी और प्रदूषण भी कम करेगी। जहाँ तक मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल से 1 किलोमीटर 11 रुपये 50 पैसे, डीजल से 9 रुपये 50 पैसे, सीएनजी से 7 रुपये और ईवी से 1 रुपया। इसमें कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी ये बहुत बड़ी है, जो 50% आती है, जो सम्मानीय सदस्य ने पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में लिथियम आयन बैटरी की कीमत $180 पर किलोवाट आवर थी, 2021 में $140 पर किलोवाट आवर हुई, 2022 में $135 पर किलोवाट आवर हुई। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज से 2 साल के अंदर ईवी के हमारी मोटर, हमारी स्कूटर और सब प्रकार की कीमतें पेट्रोल के बराबर 2 साल के अंदर होगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि इसके ऊपर काफ़ी केमिस्ट्री में रिसर्च हुआ है। लिथियम आयन के साथ सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये भी जिंक आयन, ये भी टेक्नोलॉजी का रिसर्च हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी इंडियन ऑयल ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी तैयार की है, जिसमें ड्राइविंग रेंज 450 किलोमीटर है। CSIR ने सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट is working on about technology. DRDO is funding research in academia for various alternate chemistries, and they have developed transferred lithium ion technology based on lithium ferrous phosphate technology, which will further reduce the cost. Scrapping policy के कारण भी rare earth metal like neodymium, which are used in NdFe magnet, which is an essential component of EV. बैटरी स्वैपिंग का भी काम हम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन, फ्लेक्स इंजन के साथ इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, प्रदूषण कम होगा, नए रोजगार हमको मिलेंगे और हम जीरो कार्बन का जो टारगेट 2070 तक हमने कमिट किया है, उसके तरफ हम आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जहाँ तक चार्जिंग स्टेशन की बात है, हम बड़े प्रमाण पर चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं। जैसे आजकल स्कूटर और व्हीकल ऐसे है कि आप रात को घर ही चार्ज कर सकते हैं। फिर भी NHI में हम 650 रोड पर एम्यूनिटीज बना रहे, वहाँ बना रहे, गवर्नमेंट ऑफिसेस में इसकी सुविधा हो रही, पार्किंग प्लेसेस में हो रही है और इसके बारे में कोई अड़चन नहीं होगी। और भारत सरकार ने अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा 5,000 साढ़े 5,000 बसों का टेंडर निकला है इलेक्ट्रिक का, जिसमें केरल में पहली बार 250 बसें दी गई है और पूरे देश में अब आने वाले समय में 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लाने का विचार है, जिससे हमारे देश में जनता के टिकट रेट भी कम होंगे। और ये जो टेंडर आया है केवल 41 रुपये पर किलोमीटर, डीजल का 115 रुपये, और ये बहुत कम पैसे में होगा, जिससे प्रदूषण भी खत्म होगा, एयर कंडीशन बसेस में आम आदमी घूमेगा और टिकट रेट भी कम होंगे और स्टेट ट्रांसपोर्ट का लॉस भी नहीं रहेगा। ये मेरा विश्वास है। 262 श्रीमती चिंता अनुराधा, श्री SR पार्थिवन, माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रखा गया। श्री रितेश पांडे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो फंड्स एलोकेट हुए हैं इस CRI इन रोड्स में, ये एविएशन स्किल डेवलपमेंट में जो है, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये जो एयरपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जो लोग कार्यरत रहते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए क्या सरकार ऐसे डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाने के किसी प्लान में है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और वहां पे इसकी कमी होने की वजह से नौजवानों को अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता और वो इस सेक्टर में भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इससे मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, क्या ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी खोलने का प्रयास करेंगे ताकि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर, बगल में सुल्तानपुर और बस्ती, आजमगढ़ जैसे जिलों को भी फायदा मिलने का काम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी,
नागर विमानन क्षेत्र में जो विस्तृत प्रगति आज देश में आ रही है, उसके आधार पर जो माननीय सांसद महोदय ने कहा है, बड़ा उचित सवाल है कि मानव संसाधन में भी हमें वृद्धि लानी होगी। और इसी सोच और विचारधारा के साथ एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा, जहां एक तरफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के आधार पर करीब 110 एफिलिएटेड निजी क्षेत्र के ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में स्थापित हुए और इन सेंटर्स के आधार पर आज टोटल कैंडिडेट्स असेस्ड और सर्टिफाइड दोनों करीब 21,000 ऐसे कैंडिडेट सर्टिफाई हो चुके हैं। ट्रेनर सर्टिफाइड 231 हुए हैं, असेसर सर्टिफाइड 83 हुए हैं और अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर्स इसके साथ 110 हैं। उत्तर प्रदेश में खास करके इस योजना के अंतर्गत CAE की सिमुलेशन ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई है, ESDP की सेंटर जौनपुर में बनी हुई है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, नारायण कॉलेज है, ओम स्किल सेंटर है और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर HAL का लखनऊ में भी है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस योजना के तहत अनेक राज्यों में अनेक संस्थाएं और सेंटर्स आगे की भी बढ़ पाए ताकि हमारे मानव संसाधन इस बहुत महत्वपूर्ण अधोसंरचना के क्षेत्र में हम देश में बढ़ा पाए। ऑनरेबल मेंबर श्री SR पार्थिबन DMK लीडर। Thank you, sir. The airline service had been stopped at Salem Airport since 2nd June 2021 regarding the resumption of air service from Salem Airport. I had raised this issue many times in this August House and personally meet with the honorable ministers also. The minister had replied through this letter dated 31st December 2021 in that he mentioned air service will recommence from Salem in the month of March 2021, but still date there is no what is the current status and when will the flight service will resume from Salem Airport, sir? Sir, this question of the honourable member is not related to the principal question on Aviation Skill Development Centre. His question is with regard to flight services in Salem Airport. Salem Airport has been bidded out. Under that, whenever the service has been bidded out, we will make sure that the service operates. The member is more than welcome to come and meet with me, and I will certainly discuss it with him. क्वेश्चन नंबर 263 श्री रामदास तड़स। प्रश्न क्रमांक 2363 जवाब पटल पर रखा हुआ, जवाब पटल पर रखा हुआ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्रियों का धन्यवाद मानता हूं कि 60 साल में मेरे सांसद क्षेत्र में एक नेशनल हाईवे था, अभी 10 नेशनल हाईवे हो गया। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि CRIF योजना के अंतर्गत राजमार्ग जिला मार्ग का विकास तथा रेल ऊपरी पुल के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। CRIF के विकास कार्य के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में सांसदों को प्रस्ताव पर विचार किया नहीं जाता। क्या केंद्र सरकार CRIF के अंतर्गत विकास कार्य के नए प्रस्ताव चयन के लिए जाने वाले प्रक्रिया में सांसद को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने का विचार करेगी? सम्माननीय सभापति महोदय, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF ये फंड इसकी बहुत डिमांड है और इसमें विशेष रूप से हमारे स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के आधार पर कार्यों को मंजूरी मिलती है। मैं बहुत से सांसदों ने जो अनेक राज्यों से आते हैं उन्होंने मेरे पास से मांग की है कि इसमें हमारे रिकमेंडेशन नहीं आते हैं, तो उनके बातों पर मैंने आदरणीय वित्त मंत्री जी के अधिकार में इसके नीति निर्धारण होता है। मैंने उनको अनुरोध किया है कि इसके बारे में 50% फंड राज्य शासन के लिए और 50% उसी राज्य में सांसदों को रिकमेंड किया। ऐसा डिवीजन अगर किया तो सांसदों को भी कुछ काम मिल सकता है। वैसे ये फंड की बहुत कमी है। उस राज्य में जो पेट्रोल डीजल बेचा जाता है उसके ऊपर जो सेस लगता है उससे ये फंड
एनर्जी, वाटरवे, एयरपोर्ट, रेलवे, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर सबको मिलता है। तो इसमें कमी है और डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि उनकी भावना को ध्यान में लेकर मैं वित्त मंत्री जी की तरफ ये प्रस्ताव रिकमेंड करके इसे जरूर इस बात के लिए सिफारिश करूंगा। माननीय मंत्री जी को अवगत है कि CRIF के अंतर्गत वर्धा शहर में जो बजाज चौक रेल पुलवी का कार्य स्वीकृत है और अनेक सालों से लंबित है। यह निर्माण कार्य राज्य सरकार का PWD विभाग पूरा कर रहा है। रेल और PWD विभाग योग्य संयोजन नहीं रहने के कारण कार्य देरी हो रहा है। लंबित कार्य समय पूर्व करने के लिए सरकार क्या कदम उठाई? सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये काम 1/10/2016 को वर्क ऑर्डर में मिला है। आज 6 साल हुए हैं और ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए अनेक प्रकार के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। और अभी आज ही सुबह महाराष्ट्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया था। आज ही सुबह 3 करोड़ रुपए उन्होंने उसको सैंक्शन किया और ये काम पूरा होगा। पर ये 6 साल जो लगे हैं, ये देरी बहुत ज्यादा है। इससे लोगों को तकलीफ हुई है। 30 करोड़ के काम के लिए 6 साल लगना ये अनुचित है और इसलिए इसकी इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की जाएगी। इस काम के लिए मैं हमारे DG जो है रोड सेक्टर के, उनकी कमेटी अपॉइंट करके इसमें जो भी रेलवे के अधिकारी दोषी होंगे या गवर्नमेंट के अधिकारी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और रेलवे के अधिकारी जब जिम्मेदार होंगे तो रेलवे मंत्रालय के पास भी कार्रवाई करने के लिए इंक्वायरी का रिपोर्ट भेजा जाएगा और उन तमाम इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये विश्वास मैं सम्मान्य सदस्य को देता हूँ। रीता बहुगुणा जोशी, क्वेश्चन नंबर 264 श्रीमती नवनीत राणा। क्वेश्चन नंबर 264 सर। जवाब सभा पटल पर रखा दिया। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि क्या सरकार महिलाओं के सुविधाओं को देखते हुए सोलर एनर्जी, न्यू एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना, प्रोग्राम शुरू किया है क्या? ये गैस सिलेंडर का एक अच्छा विकल्प भी बन सकता है। यदि हाँ, तो इसके लिए अभी तक क्या प्रोविजन और फंड डिक्लेयर किए हैं? और सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि सोलर एनर्जी को हमारी सरकार प्रमोट कर रही है, पर सोलर एनर्जी पे 18% GST लगा रही है। उसके लिए अपनी सरकार प्रमोशन को और बढ़ावा देने के लिए GST का दर कम करेगी क्या? इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएगी? सर, आई विल आस्क सेकंड क्वेश्चन आल्सो एंड देन मंत्री जी कैन आंसर फॉर दिस। सर, प्राइम मिनिस्टर जी ने ये देश में, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हमारे नरेंद्र मोदी जी, तब से देश में एक भी कोना ऐसा नहीं है अंधेरे में आज तक रहा है। पर मेरे क्षेत्र में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, चिकलदारा और धारनी के 24 गांव ऐसे हैं जो आज भी सर अंधेरे में हैं। मेरा विश्वास है कि यही सरकार वो कर सकती है, क्योंकि 75 सालों से हमारे आदिवासी भाई अभी भी अंधेरे में हैं। तो उनको उजाला कब मिलेगा सर? ये अगर मंत्री महोदय इस पे बता सकें तो मुझे लगता है हमारे भाइयों को बहुत बड़ा हेल्प इनके द्वारा होगा। अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न है, दोनों का मैं अलग अलग उत्तर देता। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कुकिंग करने की व्यवस्था, तो इसके बारे में सरकार को चिंता है। तो हम लोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इस पर हम लोगों ने प्रयोग किया। 2-3 तरीके के सोलर चूल्हे, सोलर कुकर डेवलप हुए हैं और वो अभी ट्रायल में है। अभी उसका दाम अधिक है। एक सोलर कुकर का, उसमें सोलर पैनल का कॉस्ट, ये सब ले करके एक का दाम 45,000 रुपये आता है। हम लोग अभी ट्रायल कर रहे हैं। एक दूसरे का दाम जो कि ज्यादा बड़ा है, जिसमें ज्यादा पैनल लगता है, 1 लाख से ऊपर दाम आता है। तो उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम दाम कम कर सकें ताकि वो जनता के पास चला जाए। ये सोलर कुकिंग हम लोग का चैलेंज है। हमारा और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के भी कुछ एजेंसीज इसमें लगे हुए हैं।
दूसरा पहलू था, माननीय सांसद के क्षेत्र में बता रही है कि कुछ गांव ऐसे हैं जो कि विद्युतीकृत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही नहीं है। वो गांव के उन गांव के सभी घर विद्युतीकृत हो गए, वो विद्युतीकृत हुए सोलर से। तो इनका मांग है, या वहां के लोगों का मांग है कि हमको सोलर से नहीं, हमको आप ग्रिड से कनेक्शन दीजिए। तो ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए वहां महाराष्ट्र से ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत आसान नहीं है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार बातचीत कर रही है कि कैसे हम लोग मध्य प्रदेश से उनको ग्रिड कनेक्टिविटी दे दें। इनके जो 24 गांव हैं, हमारे पास अध्यक्ष महोदय सर्टिफिकेट है ये महाराष्ट्र शासन का दिया हुआ, जिसमें कि वो प्रमाणित करते हैं। 2 सर्टिफिकेट मेरे पास है, 2 बार, जिसमें कि उन्होंने प्रमाणित किया है कि ये सारे गांव, इधर सारे गांव के जितने घर हैं वो सब सोलर से एनर्जाइज हो गए। और वो मैं सर्टिफिकेट लाया हूं, मैं उसका कॉपी माननीय सदस्य को दे दूंगा। माननीय मंत्री जी कभी भी माननीय सदस्य को डायरेक्ट नहीं देते हैं। आप यहाँ पर टेबल करते हैं, टेबल से जाता है। माननीय अध्यक्ष, मैं टेबल कर देता हूँ। आपको नियम प्रक्रिया ध्यान देना चाहिए। सर सप्लीमेंट सर। मंत्री महोदय जी, मैं जब आपने हमारी मीटिंग ली थी, यही डिपार्टमेंट को रिलेटेड, ये हमारे 24 गांव को संबंधित, तब आपने कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये सरकार ने हमें सर्टिफिकेट दिया है कि एक भी गांव लाइट के बिना वंचित नहीं है। सर, हमारे विद्यार्थी हैं, यस सर, आप करेक्ट हैं, मैं नहीं बोल रही आप गलत हैं, पर सर हमारे लोग आज भी अगर सोलर पे रहते हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशन 2 साल कोविड में इंटरनेट यूज हुआ, सोशल मीडिया के द्वारा एजुकेशन हुई, हमारे महिलाओं को वहां से फोन सुविधा कुछ भी नहीं मिलती। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, और हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने एक पत्र भी भेजा है कि यस 24 गांव अभी भी लाइट नहीं है, ग्रिड से हमें लाइट देनी पड़ेगी। एमपी को कनेक्ट हो, केंद्र सरकार हमारी है सर, और आपसे ही अपेक्षा कर सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं कुछ किया, आप हमारे लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले में लाएंगे, इतना विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझसे मिली भी थी, और पुनः मैंने विभाग को निर्देश दे दिया है कि हम लोग यहाँ से केंद्र सरकार आदेश निर्गत करेगी। इस प्रकार की जो स्थिति है कि एक स्टेट से विद्युतीकरण नहीं करके दूसरे स्टेट से करने का, वो सिर्फ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में नहीं है, 2-3 और राज्यों के बीच में भी है। तो हमने कहा है कि हम लोग इसकी प्रक्रिया ही बना देंगे, इसकी पॉलिसी बना देंगे, तो ये पॉलिसी कुछ दिनों में निर्गत हो जाएगी। श्रीमती रीति पाठक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और अपने ऊर्जा मंत्रालय के सक्षम हमारे मंत्री जी का, जिन्होंने स्वच्छ पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत में संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% स्थापित ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। अध्यक्ष महोदय, और ये भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित की जाएगी, जिसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता जो है इसे प्राप्त करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ये लक्ष्य हमारे देश में कब तक ये प्राप्त हो जाएगा। और सबसे पहली बात, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से संबंध रखती हूँ और मैं अपने सीधी संसदीय क्षेत्र से भी संबंध रखती हूँ, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं माननीय मंत्री जी के ऊर्जा समिति में भी हूँ कि प्रचार प्रसार और जागरूकता की बहुत ज्यादा इस सोलर पावर एनर्जी को जानने के लिए लोगों में कमी है। इस जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरा, मध्य प्रदेश की स्थिति और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र की स्थिति क्या है सोलर पावर एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2030 का लक्ष्य और 2022 के लक्ष्य के बारे में उन्होंने बोला है कि 2022 का लक्ष्य तो हम लोग पूरा कर लिया है, और उनका ज़्यादा जानकारी के लिए सोलर पावर के अंदर हमने 100 गीगावाट की लक्ष्य रखा था। ऑलरेडी 57.71 गीगावाट ऑलरेडी कमीशन हो चुका है।
और अंडर इम्प्लीमेंटेशन 48.7 गीगावाट की इम्प्लीमेंटेशन है और ऑलरेडी हमने 16.69 गीगावाट के टेंडर हमने किया है। ऐसे लगभग 123.10 का गीगावाट की सोलर के अंदर हमने ऑलरेडी कर चुका है और विंड एनर्जी के लिए हमारा टारगेट 60 था, अभी ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिया है कि 40.79 गीगावाट की। अभी ऑलरेडी इसके अंदर अंडर इम्प्लीमेंटेशन 11.56 है और टेंडर हुआ है 2.4 गीगावाट की। ऐसा होकर के 54.75 गीगावाट की विंड एनर्जी की है और बायो एनर्जी के अंदर 10 गीगावाट की हमारा लक्ष्य है। तो इसी के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी 10.68 ऑलरेडी हमने कर चुका है, तो हम लोग इसके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और स्मॉल हाइड्रोजी के अंदर 5 गीगावाट का हमारा लक्ष्य था, तो ऑलरेडी हमने कमीशन कर चुका है कि 4.89 गीगावाट, अंडर इम्प्लीमेंटेशन 0.4 गीगावाट की है। तो ये भी हमारा लक्ष्य ज़्यादा हमने किया है। तो हमारा लार्ज एंड 175 के बजे में हम लोग 258.82 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के हम कर चुका है और उनका सीधी जो लोकसभा की है हम लोग पूरा जानकारी लेकर के थ्रू आपसे हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय। श्री विष्णुदास शर्मा, क्वेश्चन नंबर 265। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 265। तो सर उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब मिला है वो बहुत परिपूर्ण जवाब है। मैं सबसे पहले तो अटल भूजल योजना को लेकर के मैंने जो प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने सदन के सामने रखा है उसमें जिस प्रकार के उत्तर में जो सारी चीजें मिली हैं, तो सबसे पहले तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र और मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में छतरपुर और पन्ना को जोड़ करके अटल भूजल परियोजना में जो जोड़ा है और बुंदेलखंड को कैन बेतवा जैसी परियोजना देकर के जो पानी के बारे में चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में अटल भूजल योजना को लागू किया जा रहा है, क्या वहां भूमिगत जल के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कृषि पद्धतियों को बदलने के संबंधी प्रयास भी किए जा रहे हैं? कृपया मध्य प्रदेश और विशेष रूप से पन्ना छतरपुर जिलों के संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं इसके बारे में विवरण चाहता हूं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में चलाई जाने वाली इस योजना, जो देश की ऐसी पहली अनूठी योजना है जिसमें हमेशा जो हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात करते थे कि पानी कहां से उपलब्ध हो सकता है, किस स्रोत से पानी लिया जा सकता है और कैसे पानी की आपूर्ति की जा सकती है, इसके उलट हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य से इस योजना का निर्माण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है। निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे काम करने के साथ साथ में इस योजना के माध्यम से हम ग्रामीण जनों या जो है स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के उनके माध्यम से उन्हीं को आगे फ्रंट पे रखते हुए उनके माध्यम से किस तरह से किन फसलों का चुनाव किया जाए ताकि मिनिमम पानी में अधिकतम उत्पादन हो सके। इसी के साथ साथ में इस योजना के माध्यम से हमने हर एक गांव में जहां ये योजना लागू है वहां विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान ऐसा बनाने की कल्पना की है कि गांव में कुल कितना पानी सतह पर भूगर्भ में उपलब्ध है और उसके परिप्रेक्ष्य में उस साल में कितना पानी को उपयोग कर सकते हैं ताकि उसी के अनुरूप वो फसलों का उत्पादन करें, फसलों की बीजारोपण करें और फसलें ले सकें। कौन व्यक्ति कितना पानी उपयोग करेगा वह प्रोराटा बेसिस में गांव अपने आप बैठ करके डिसाइड करता है। और निश्चित रूप से जहां जिन क्षेत्रों में इसको अभी, हालांकि मैं ये स्वीकार करूंगा कि अभी ये प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन जहां इस क्षेत्र में काम हुआ है वहां निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति जो है इस योजना के माध्यम से हुई है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते और यहाँ जितने भी मेरे सांसद साथी बैठे हैं उन सब के जिनके क्षेत्रों में ये संसदीय क्षेत्रों में ये योजना कार्यकारी है वहाँ आप खुद आगे बढ़ करके
गांवों को, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, इसके लिए साथ में जोड़ेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इसका बहुत बेहतर प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन पूछना है आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अटल भूजल योजना वर्ष 2020 से शुरू होने के बाद से मध्य प्रदेश और विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र के पन्ना और छतरपुर जिलों के भूमिगत जल स्तर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वाटर यूज इफिशिएंसी के मापदंडों में कोई सुधार हुआ है? इसके बारे में माननीय मंत्री जी से मैं सदन के सामने जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अटल भूजल योजना जैसा माननीय सदस्य ने कहा 2020 में रोल आउट हुई थी। राज्य सरकारों ने उस पर अपने दृष्टिकोण से जिस तरह की अपेक्षा थी उसको समझ करके काम करना प्रारंभ किया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा प्रत्यक्ष रूप से कि केवल अटल भूजल योजना के चलते मध्य प्रदेश में माननीय सांसद ने जो अपने क्षेत्र की चर्चा की है, या मध्य प्रदेश ऑन द होल या देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि उसमें जिन क्षेत्रों में योजना कार्यकारी है उन क्षेत्रों में कोई जो है युगांतरकारी परिवर्तन अभी हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है वो शुरुआत निश्चित रूप से एक आशा की नई किरण जो है वो दिखाती है। लेकिन मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के बाद से निरंतर जिस तरह से पानी के विषय को लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग अवसरों पर बातचीत की, जल शक्ति अभियान से लेकर के अटल भूजल योजना तक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से हमने पानी के सभी पक्षों का ठीक से संयोजन करने के विषय को के प्रति जनता को जागरूक किया, जमीन के पानी के पुनर्भरण, वर्षा जल के पुनर्भरण और इन सब विषयों को साथ में जोड़ करके जो हमने जो है वाटर यूज एफिकेसी पर काम करना प्रारंभ किया है। एक मैक्रो पिक्चर अगर पूरे देश की देखें तो पूरे देश में पिछले 3 साल से अगर मैं पिछले 10 साल का ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी का एवरेज देखता हूं, उसके परिप्रेक्ष्य में 3 साल पहले 19-20 में 62%, 20-21 में 65% और अभी 70% कुओं में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ने लगा है। तो इसलिए ये जो ट्रेंड पिछले 3 साल से बढ़ने का शुरू हुआ है, निश्चित रूप से ये आशा की एक नई किरण देश में दिखाई देता है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम इस दिशा में और अधिक गति के साथ में काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा भूगर्भ का जल जो है वो सिमट रहा था, उसमें एक उल्लेखनीय सफलता हम प्राप्त कर सकेंगे। हम कृपाल यादव। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहूंगा, वैसे विस्तार से आपने आंसर दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अटल भूजल योजना अभी हाल के दिनों में बिहार में और खासतौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र का जो पटना जिला है, वहां बरसात बहुत कम हुआ है, सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके वजह से भूजल 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।